हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल्स। जैसा कि हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स की एप्लीकेशंस क्या क्या थी वो मैं करवा चुका हूं। अब हम करेंगे इंटेग्रल्स की एप्लीकेशंस, जिसमें कि एक ही मेन एप्लीकेशन है हमारे सिलेबस में, वो है एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। यानी कि अगर मेनली मैं एक लफ्ज बताना चाहूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो है एरिया। यानी इंटेग्रल फाइंड करने का मतलब होता है एरिया फाइंड करना कर्व और एक्स एक्सिस के बीच। वैसे तो इंटेग्रल्स की और भी कई एप्लीकेशंस हैं, जैसे वॉल्यूम फाइंड करना, या तुम इस वक्त फिजिक्स में इंटेग्रल की जो पढ़ रहे होगे एप्लीकेशंस, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड हैं। वैसे तो वॉल्यूम भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इंटेग्रल्स का यूज करके, लेकिन हमारे सिलेबस में फिलहाल सिर्फ एरिया फाइंड करने की ही एप्लीकेशन है। तो जैसा कि जिस वीडियो में मैंने तुम्हें लिमिट ऑफ अ सम का क्वेश्चन करवाया था, इंटेग्रल एज लिमिट ऑफ सम, उसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि किस तरह से एक जो कर्व होती है उसके और एक्स एक्सिस के बीच में अगर हम चाहें x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक का ये एरिया फाइंड करते हैं। और मैंने कुछ इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि छोटे छोटे रेक्टेंगल हम बना लेते हैं और फिर लिमिट ऑफ अ सम से हम फाइंड आउट करते हैं इंटेग्रल। जबकि अगर हम सीधा ही इस एरिया की बात करें तो ये एरिया कैसे फाइंड आउट होगा? ये एरिया होता है, अगर इस कर्व को हम fx से डिनोट करें, y इज इक्वल टू fx, तो ये एरिया जो मैंने बनाया है ये है फ्रॉम a टू b इंटेग्रल ऑफ fx dx। ये होता है हमारा एरिया जो कि मैंने शेड किया है। तो क्वेश्चंस भी इसी टाइप के होंगे। हमने कर्व बनानी होगी, दिखाना पड़ेगा शेड करके उस रीजन को, और उस रीजन का फिर एरिया कितना है वो इंटेग्रल की मदद से पता करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें, अब यहां पे तुम देख रहे होगे कि एक्स एक्सिस और कर्व में उस तरफ का एरिया जहां पर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, लेकिन कई बार हमारी कर्व जो होती है वो एक्स एक्सिस के नीचे होती है। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, तो कर्व ऐसे जा रही है और हमने यहां से लेके यहां तक का ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा, फ्रॉम ए टू बी। अगर ये एक्स इज इक्वल टू ए है, ये एक्स इज इक्वल टू बी है, और ये कर्व वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो फॉर्मूला तो यही है। लेकिन होगा ये कि ये एक्स एक्सिस के नीचे होने के कारण नेगेटिव में आंसर आएगा। मान लो इसका आंसर है इज इक्वल टू एम, और ये एम आ जाता है नेगेटिव, क्योंकि ये एरिया नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस पर है। तो एक्चुअली एरिया तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो देयरफॉर एरिया तुमने लास्ट में लिखना है मॉडुलस ऑफ एम। इस तरह से तुमने कैलकुलेट करना है अपना आंसर, अगर एरिया नेगेटिव आ रहा है। और एरिया नेगेटिव कब आएगा? जब एरिया यानी शेडेड पोर्शन जो है
वो एक्स एक्सिस के नीचे होगा। जब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तब तो पॉजिटिव ही आएगा एरिया, क्योंकि ये तो तुम जानते हो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव और एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव। लेकिन यहां पर एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस तो नेगेटिव है, इसलिए जितना एरिया, अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एरिया एक्स एक्सिस के नीचे और कुछ एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर हो, तो जो एरिया नीचे है उसका मॉडुलस और जो एरिया ऊपर है वो तो पॉजिटिव ही आएगा और दोनों एरियाज का हम सम कर देंगे। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि मैं कह रहा हूं कि हमने ग्राफ बनाना है, एक रफ स्केच बनाना है, इसको रफ स्केच बोलते हैं। हम एक्चुअली ग्राफ पेपर पर एग्जैक्ट पॉइंट्स प्लॉट करके कर्व नहीं बनाएंगे, हम रफ स्केच बनाएंगे कि रफली वो कर्व कैसी है। जैसे अगर मुझे कोई भी कहा जाए सर्कल ड्रॉ करो तो मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगा। मैं ग्राफ पेपर उठा के तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि उसका सेंटर कहां पर है, उसका रेडियस कहां पर कितना है, और फिर मैं उसको वो राउंडर से एग्जैक्ट बनाऊं, अदरवाइज गलत हो जाएगा। एक सर्कल बनाना है और मुझे अगर उस एग्जैक्टनेस की नेसेसिटी नहीं है तो मैं सर्कल जैसे मर्जी बना दूं, सर्कुलर शेप ठीक बननी चाहिए बस। तो इसको कहते हैं रफ स्केच। तो इन क्वेश्चंस में जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 4 नंबर के या 6 नंबर के हो सकते हैं। तो उसमें अगर तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो रफ स्केच की वैल्यू होती है 3 मार्क्स, और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो रफ स्केच की वैल्यू होती है 2 मार्क्स, या कई बार अगर आसान रफ स्केच हो तो 1 मार्क। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रफ स्केच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे क्वेश्चन का, और रफ स्केच बनाना तुम्हें आना चाहिए। और रफ स्केच कैसे बनाओगे, कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में तुमको सर्कल दिया हुआ है तो कहां बनाना है, या फिर पैराबोला दिया हुआ है तो कैसे बनेगा, या फिर इलिप्स दिया हुआ है या स्ट्रेट लाइन दी हुई है। देखो सारे क्वेश्चन जो है ना वो इन्हीं 4 कर्व्स के अराउंड घूमेंगे। तो अगर हमें यह पता लग जाए कि क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी हुई है वो इनमें से कौन से कर्व की है तो कितना अच्छा हो। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस पे जाने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन करने का मेथड तो तुम्हें पता लग ही गया, इंटेग्रेशन ही करनी है और वो भी डेफिनेट इंटेग्रल। हमने करना यह है कि फिलहाल हम सर्कल की इक्वेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सर्कल अगर आया तो इक्वेशन सर्कल की कैसी होती है। ऑलरेडी तुमको पता होना चाहिए, वैसे तो तुम ये चारों ही जो कर्व्स हैं, ये 3 तो कर्व्स हैं और तीसरी स्ट्रेट लाइन, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो। लेकिन चलो अगर मान लो कुछ कंफ्यूजन रह गया हो तो मैं यहां पे रिवाइज करवा देता हूं। सर्कल की इक्वेशन में एक्स का भी स्क्वायर होता है, वाई का भी स्क्वायर होता है और दोनों प्लस में होते हैं, इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी कि यहां पे जो कांस्टेंट नंबर होता है उसका स्क्वायर रूट करोगे तो रेडियस आता है। एक बार फिर सुन लो, सर्कल की इक्वेशन में एक्स का भी स्क्वायर होता है, वाई का भी स्क्वायर होता है और दोनों प्लस के होते हैं और दोनों का कोफिशिएंट भी बराबर होता है। अब हम आते हैं बात करते हैं पैराबोला की। अब यहां अगर सर्कल की मैं डायग्राम बनाना चाहूं तो सर्कल की डायग्राम ऐसे बनेगी, क्योंकि एक्स और वाई की टर्म है ही नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म है, तो इसका सेंटर 0 है और इसका रेडियस r है। तो ये हो गई हमारी रफ स्केच हमारा इस सर्कल का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हम बात करते हैं इलिप्स की। पहले इलिप्स की बात कर लेते हैं। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां पर भी एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर मिलेगा, लेकिन दोनों के कॉफिशिएंट अलग अलग होंगे, ए और बी बराबर नहीं होंगे। अगर ए और बी बराबर ही हो गए फिर तो वो सर्कल ही बन जाएगा ना, इसलिए इलिप्स में कभी भी ए और बी बराबर नहीं होंगे। लेकिन यहां पर हमने अपनी ईज के लिए, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए और हम ये आराम से लिख पाए अपने क्वेश्चन में, मैं कुछ नई चीज बताना चाहता हूं। देखो, अगर तो ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा यानी एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा होगा वाई स्क्वायर के नीचे वाले नंबर से, तो उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स। क्यों कहेंगे हॉरिजॉन्टल इलिप्स? क्योंकि उसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी, यानी एक्स एक्सिस को ज्यादा कवर किया होगा। देखें जरा, वो ऐसा बनेगा इलिप्स।
वैसे मेरी ड्राइंग कोई खास अच्छी नहीं है, तुम बहुत अच्छा बना सकते हो मुझसे, लेकिन रफ स्केच है तो चलो मेरा काम चल जाता है इतने में ही। तो रफ स्केच में मैंने क्या किया, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल एलिप्स, एक्स एक्सिस को ज्यादा कवर किया हुआ है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ऐसे बनता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स। और अगर बी बड़ा है ए से, यानी कि वाई स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है और एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर छोटा है, तो उसको हम कहेंगे वर्टिकल एलिप्स। और वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है, वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होती है, यानी कि वाई एक्सिस को ज्यादा कवर किया हुआ होता है एलिप्स ने, मतलब कुछ ऐसा एलिप्स बनता है वो। वैसे मैं जानता हूं काफी बुरा एलिप्स बना रहा हूं मैं, लेकिन अगर तुम मेरी बात समझ में आ रही है तो फिर बहुत है, उतना ही मैं चाहता हूं कि मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाए तुम्हारे। ड्राइंग तो मेरी ऐसे ही है, जरा कोई खास अच्छी नहीं है। तो अब तुम हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स में फर्क समझ गए, और इक्वेशन देखकर कैसे पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है या वर्टिकल एलिप्स है। तुमने देखना क्या है कि एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो वर्टिकल एलिप्स। और सर्कल और इलिप्स के इक्वेशन में फर्क कैसे पता चलेगा, सर्कल की जो इक्वेशन है उसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखेगा, इलिप्स में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखेगा, लेकिन सर्कल में दोनों के कोफिशिएंट बराबर होंगे और इलिप्स में दोनों के कोफिशिएंट फर्क होंगे। तो ये फर्क तुम्हें अब तक समझ में आ गया होगा, इतना तो आई थिंक याद रह ही जाएगा तुमको कि सर्कल और इलिप्स की इक्वेशंस तुमने किस तरह स्पॉट करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्वेश्चन दिए हुए होंगे उसमें इक्वेशन दी हुई होगी, उसमें शायद ही बताया हुआ हो कि दिस इज अ सर्कल और दिस इज अ इलिप्स। तो उसके लिए हमें यह पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन किस कर्व की है। तो यहां पर मैंने दो कर्व्स तुम्हें समझा दी हैं, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे लेकिन पेज पलटने के बाद। तो अब हम बात करते हैं पैराबोला की। पैराबोला जैसा कि तुम जानते हो चार होते हैं हमारे पास, और चारों पैराबोलाज में चार टाइप के पैराबोलाज होते हैं, चारों में या तो एक्स का स्क्वायर होता है या वाई का। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, अगर ये इक्वेशन है, यानी वाई का स्क्वायर है एक्स का नहीं है, तो और वाई स्क्वायर और एक्स दोनों अपोजिट साइड पे हैं इक्वेशन के, और माइनस का साइन हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, तो ये कौन सा इलिप्स है, ये राइट हैंडेड इलिप्स है। वैसे तो लेफ्ट हैंडेड इलिप्स बहुत ही रेयर कभी आता है, राइट हैंडेड सॉरी मैं इलिप्स बोल रहा हूं, पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला ही क्वेश्चंस में आया करता है 99%। मैंने तो आज तक वैसे लेफ्ट हैंडेड पैराबोला आते देखा नहीं। तो तुम बस इतना याद कर लो कि वाई स्क्वायर है और एक्स का नहीं है स्क्वायर, तो वो राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला कैसे बनता है, वो ये वर्टेक्स उसकी ओरिजिन होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो इस तरह से हमारा जो राइट हैंडेड पैराबोला है वो इस तरह से बनता है। याद आ गया होगा आई थिंक, 11वीं क्लास में किया हुआ है। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, यानी एक्स का स्क्वायर है वाई का नहीं है, तो ये कौन सा इलिप्स है, सॉरी मैं बार बार इलिप्स कह रहा हूं, ये कौन सा पैराबोला है, ये है अपवर्ड्स पैराबोला। और अपवर्ड्स पैराबोला कैसे होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन पे दोबारा से इसकी वर्टेक्स होती है और अपवर्ड ऐसे जाता है। तो ये बेसिक कर्व की इक्वेशन मैंने तुम्हें बताई है। अब तक तुमने क्या देखा कि अगर दोनों का स्क्वायर है एक्स का और वाई का, तो या तो वो सर्कल होगा या इलिप्स होगा। अगर कोफिशिएंट्स दोनों के बराबर हैं तो वो सर्कल होगा, अगर कोफिशिएंट बराबर नहीं है तो इलिप्स होगा। अब आए आगे हम कि अगर एक का स्क्वायर है एक्स और वाई में से और दूसरे का नहीं है तो वो पैराबोला होगा, और उनमें भी एक राइट हैंडेड कौन सा होगा जिसमें वाई स्क्वायर है, और अपवर्ड कौन सा होगा जिसमें एक्स स्क्वायर है। तो अगर दोनों का ही स्क्वायर ना हो तो कौन सी कर्व बनेगी, तो बनेगी वो स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है,
या तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो ये तीन फॉर्म है मेन, जो जिस फॉर्म में क्वेश्चंस में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई होगी। तो अब तुमने ये चारों ही, अब देखो x और y का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये पावर जो है वो 1 ही है x और y की। जब x और y की पावर 1 दिखाई दे तो वो स्ट्रेट लाइन है, तुमने ये समझ लेना है और लिखना भी होगा हमें। तो मैंने कर्व्स की बात तो कर ली, क्योंकि ये इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि दो फॉर्मूले इंटीग्रेशन के तुमने याद करने हैं बस। अगर तुमने ये दो फॉर्मूले अच्छी तरह याद कर लिए तो मुझे लगता है कि तकरीबन सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इससे। पहला x पावर n dx, x पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अब तुम कहोगे ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, ये चैप्टर भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा फॉर्मूला जो तुम्हें याद करना पड़ेगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन चैप्टर में इतना काम नहीं आता, लेकिन यहां पे हर दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। क्यों? क्योंकि अगर इलिप्स का क्वेश्चन आया तब भी ये फॉर्मूला लग जाएगा, सर्कल का क्वेश्चन आया तब भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये तुमने याद करना है, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो प्लस सी तो मैं यहां पे इंडेफिनेट इंटेग्रल के लिए लगा रहा हूं। हमारे पास जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेट इंटेग्रल होगा, तो ऑब्वियसली लिमिट्स लगाएंगे ना कि प्लस सी। तो ये दो फॉर्मूले हैं हमारे इंटीग्रेशन के जो तुमने अच्छी तरह याद करने हैं। तो मैंने क्या क्या चीजें बताई अब तक एक बार फिर देख लो कि एरिया नेगेटिव भी आ सकता है, क्यों आएगा नेगेटिव वो भी मैंने बता दिया, और उसको कैसे ठीक करना है ये भी बता दिया। फिर क्योंकि इक्वेशंस दी होंगी क्वेश्चंस में, तो कौन सी कर्व की कौन सी इक्वेशन है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और जो इंटेग्रल के मेनली फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं वो ये दो हैं, ये भी मैंने तुम्हें बता दिए। अगर इतना तुमने ध्यान में रख लिया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल तब लगता है जब या तो हमें कर्व ना पता चल रही हो इक्वेशन देखकर, या फिर हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ना याद हो। अगर ये दोनों चीजें हो गई, जो कि एक थोड़ी सी बात है, 15 मिनट लगे मुझे सिर्फ ये समझाने के लिए, और तुम्हें याद करने के लिए तो इससे भी कम टाइम लगेगा। तो फिर क्या किया जाए, चैप्टर की एक्सरसाइज पे चलें? चलो फिर 8th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसकी पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। तो ये है स्टूडेंट्स तुम्हारी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। देखो ये भी एक पोटेंशियल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स y square is equal to x and lines x equal to 1, x equal to 4 and the x axis। तो हमें यहां पर क्या क्या लिखना है, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है। हमने सबसे पहले लिखना है गिवन जो कर्व्स दी हुई हैं वो लिखनी है, यानी इक्वेशंस लिखनी है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन नंबर 1, एक्स इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2, x इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं। अब हमें रफ स्केच बनाना है, क्योंकि हमने स्केच ड्रॉ करके जो एरिया हमने फाइंड आउट करना है वो शेड करके दिखाना है। तो कैसे करें? इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कौन सी कर्व है। कौन सी कर्व है बताओ? y का स्क्वायर है, x का नहीं है, तो यानी कि ये एक पैराबोला है। और क्योंकि y का स्क्वायर है तो ये कौन सा पैराबोला हो गया? 2 टाइप के तो मैंने बताए हैं, एक अपवर्ड और एक राइट हैंडेड। ये राइट हैंडेड पैराबोला है। राइट हैंडेड पैराबोला एक और तरीके से तुम जान सकते हो। देखो y थोड़ा सा बढ़ेगा तो x y के स्क्वायर के तौर पे बढ़ेगा, यानी x के बढ़ने की दर बहुत ज्यादा है। अगर y की वैल्यू 1 से 2 गई तो x की वैल्यू 1 से 4 जाएगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये x एक्सिस की तरफ बढ़ेगा तेजी से, यानी कि राइट हैंडेड है। और अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हुआ तो वो अपवर्ड हो जाएगा। तो हमने ये बात
लिखनी जरूर है। क्या लिखेंगे हम? 1 इज ए राइट हैंडेड पैराबोला। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, हमें यह भी बताना पड़ेगा कि इसकी वर्टेक्स कहां है, क्योंकि हमने ड्रॉ करना है इसको। इसलिए 1 इज अ राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स 0,0। हम जानते हैं हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में ही पैराबोला आएंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में पैराबोला की वर्टेक्स 0,0 पर हुआ करती है। तो हम एक राइट हैंडेड पैराबोला बना लेते हैं। यहां पे डायग्राम बना लेते हैं। मैंने एक राइट हैंडेड पैराबोला बना लिया, और फिर मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी बना ली। अब ये है पैराबोला, और पैराबोला की इक्वेशन भी मैंने उसके साथ लिख दी। अब एक लाइन, अब ये दोनों क्या है? स्ट्रेट लाइंस हैं, क्योंकि x और y तो है ही नहीं, लेकिन x जो है उसकी पावर 1 है। तो मैंने ये दोनों चीजें भी लिखनी है। 2 इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, मैंने 2 पॉइंट भी लिखने हैं क्योंकि मैंने यहां प्लॉट करना है। तो x इक्वल टू 1 कैसी लाइन होगी? तुम सबको पता होना चाहिए, x एक्सिस को 1 पे काटती हुई y एक्सिस के पैरेलल होती है लाइन x इज इक्वल टू 1। तो इस पे कोई भी 2 पॉइंट लिख दो। देखो, एक तो 1,0 और एक 1,2, पासिंग फ्रॉम 1,0 1,2। उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 इज ए, अगेन क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम, अब x इक्वल टू 4 है, तो यानी कि x एक्सिस को 4 पे कट करने वाली y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी, ये 4, x इज इक्वल टू 4, ये लाइन होगी हमारी x इक्वल टू 4। तो पासिंग फ्रॉम 4,0 4,3, ये 2 पॉइंट आ जाएंगे इसके ऊपर। ऐसे तभी बनेगी ना लाइन। और अगर मान लो तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है कि ये सर कैसे लिखे चले जा रहे हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। तुम इनके साथ ही यहां पर वो बॉक्स बना सकते हो एक्स वाई का। अब x तो 1 के बराबर है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। y 0 रखो चाहे 3 रखो, तो मैंने यही सोच के लिखा है। और यहां पर भी x इज इक्वल टू 4 जो है वो x 4 है, y को जो मर्जी पॉइंट पुट कर दो, तो ऐसी ही लाइन बनेगी। तो हमने क्या किया? रफ स्केच बना लिया। अब हमने करना क्या है? हमने असल में जो हमें कहा हुआ है ना, एरिया फाइंड आउट करना, हमने वो एरिया शेड करना है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, किस किस से बाउंडेड है? एक ये कर्व हमारी पैराबोला, ये 2 लाइनें और एक्स एक्सिस, तो यही वाला एरिया बना। तो हमने क्या किया? अच्छा, इसको मैं शेड करूंगा, लेकिन शेड टेढ़ी मेढ़ी लाइनें जैसी मर्जी लगा के नहीं करना, कभी भी नहीं करना। हमेशा क्या करना है? हमेशा लाइनें लगानी है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका फायदा क्या होता है? ये जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अगर तुमने टेढ़ी मेढ़ी शेडिंग करनी शुरू कर दी तो तुम उन क्वेश्चंस में भूल जाओगे कि हमने एक्चुअली वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें लगाकर शेड करना है, और इस तरह से हमें और बहुत कुछ पता चलेगा। ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, पहला ही क्वेश्चन है, इसलिए जैसे मर्जी शेड कर दो। लेकिन फिर भी हम पहले ही क्वेश्चन से अपनी आदत डालेंगे कि हम क्या करेंगे? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनें बनाकर शेड करेंगे। तो हमने शेड किया। अब हमें पता चल रहा है कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर ये कर्व है, उसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, और 1 से लेके 4 तक इंटेग्रल करना है। तो हमने क्योंकि रफ स्केच बना लिया है, तो हम ये जान गए हैं कि इंटेग्रल होगा 1 से लेके 4 तक, यानी डेफिनेट इंटेग्रल की लिमिट्स हमें पता लग गई। दूसरी बात, किसका इंटीग्रेशन करेंगे? इस कर्व का, और इस कर्व का इंटीग्रेशन जो होगा वो y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। अगर इसी को मैं थोड़ा रफ में करके दिखाता हूं तुमको, वाई स्क्वायर, ये रफ में कर रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी?
अंडर रूट एक्स, तो अब ये बन गया y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस फॉर्म में बदल लेना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में कर्व को बदल लेना है और फिर उसका इंटेग्रल करना है। तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना, तो यहां रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये जो लाइन मैंने लिखी है, इसके बाद क्वेश्चन आगे कैसे करना है वो मैं पेज पलट के ऑब्वियसली बताऊंगा। तो अब मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन। देखो एक बार फिर देख लो, हमें यही एरिया निकालना था जिसको शेड किया है, तो मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड रीजन। कई बार ऐसा होता है कि शेडेड रीजन ही रिक्वायर्ड एरिया नहीं होता, शेडेड रीजन से ज्यादा होता है रिक्वायर्ड एरिया, तो उसको हम 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए हमको ये बताना पड़ता है कि रिक्वायर्ड एरिया शेडेड रीजन जितना ही है या इसका डबल है या इसका 4 टाइम्स है। तो शेडेड रीजन कैसे फाइंड आउट होगा, इंटेग्रल 1 to 4 अंडर रूट एक्स डी एक्स। देखो ये समझ में आ रहा होगा तुमको। शेडेड रीजन एक बार फिर देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर शेड कहां से कहां तक किया हुआ है, 1 से लेके 4 तक, तो इसलिए इंटेग्रल होगा 1 से 4। और इंटेग्रेशन में कौन से फंक्शन का इंटेग्रल करना है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये जो कर्व जा रही है एक्स एक्सिस के ऊपर ये, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मैंने यहां पे बना के दिखाया कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है तो y कितना हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। तो रूट एक्स का इंटेग्रल, तो देखो कितना आसान हो गया ये। इस इंटेग्रल को सॉल्व करना तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं x की पावर n के तौर पे, और फिर इसका इंटेग्रल कर लेते हैं। देखो x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, अब हाफ प्लस 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, इतनी प्रैक्टिस तो कर ही ली होगी तुमने इंटेग्रेशन की। 1 से लेके 4 इज इक्वल टू, अब ये 2/3 कॉमन आ जाएगा, पहले 4 पुट करो इसमें, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2/3, 4 की पावर 3/2 कितना होगा, देखो 4 की पावर 3/2 ऐसे लिख सकते हैं हम। 4 की पावर 3 कितनी होती है, 64, इसकी पावर 1/2 यानी कि 8, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1 की पावर तो जो मर्जी हो 1 आता है, तो ये कितना हो गया 7 इंटू 2 14/3। अब ये तो एरिया है ना स्टूडेंट्स, तो एरिया की यूनिट्स भी होती हैं, वो होती हैं स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमने लिखना है, इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आई थिंक ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन हमने कैसे किया है। इंटेग्रल का बहुत छोटा सा पार्ट है और वो छोटा ही रहेगा, और इसमें मैक्सिमम x की पावर n जो है वही यूज होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया है तुमको 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अगर तुम चाहो तो अपने आप तुम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इसी तरह का है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं तुम्हें अपने आप करवाऊंगा। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को 1 to 5 स्केल पर रेटिंग जरूर दो। 5 अगर तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई, और 1 अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया, तो कमेंट्स में जाके जरूर लिखो। इससे मुझे पता चल जाता है कि किस लेवल पे तुमको मैं समझाने में कामयाब रहा हूं, ताकि मैं और भी ज्यादा मेहनत कर सकूं। और मेरी मोटिवेशन के लिए अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर दबाओ, और अगर लाइक तुम कर ही रहे हो वीडियो को तो शेयर जरूर करो अपने दोस्तों तक। और मैं हर बार जो चीज कहता हूं कि अगर ट्यूशन से मुक्ति चाहते हो तो मेरे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट को फॉलो करो। प्लेलिस्ट मैंने क्लास वाइज चैप्टर वाइज बना के रखी हुई है वीडियोस की, ताकि तुम्हें वीडियो ढूंढने में और अपना कंटेंट ढूंढने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो स्टूडेंट्स कमेंट्स जरूर ध्यान रखना, कोई सजेशन हो तो वो भी जरूर देना। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं। जो आज मैंने तुम्हें समझाया इसके ऊपर वर्क करो। 8.1 एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करो, एग्जाम्पल्स भी देखो, और
इसके लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।